नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए। दोस्तों हिंदी साहित्य को लेकर फर्स्ट पेपर है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। मैं आप सभी के सामने कंप्लीट वन वीक सीरीज पर अध्ययन करने वाला हूँ, आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आज की क्लास में वैसे कंप्लीट तो नहीं, लेकिन बहुत ही वैसे कंप्लीट सीरीज कल आपकी क्लास में रहेगी। कल 7 तारीख को क्लास रहेगी दोस्तों। पूरी क्लास लाइव तो रहेगी दोस्तों, लेकिन क्लास वो रहेगी जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी वन वीक सीरीज का कंटेंट कल की क्लास में उपलब्ध होगा दोस्तों। घंटे डेढ़ घंटे की क्लास होगी और उस घंटे डेढ़ घंटे की क्लास में पूरी सीरीज पर डिस्कशन करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके सामने एक विस्तृत जो सवाल हो चुके हैं उस पर वापस डिस्कशन करेंगे, और एक्स्ट्रा जो सवाल पूछे गए एग्जाम में और एग्जाम में पूछने लायक सवाल है उस सवालों पर डिस्कशन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आज की क्लास का सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद का सफल चित्रण हुआ है। दोस्तों अंतर्द्वंद यानी आंतरिक जो द्वंद है, आंतरिक जो युद्ध है, यानी आंतरिक जो घृणा की भावना है एक परिवार में, तो वो हम कह सकते हैं कि अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद दोनों का चित्रण ध्रुव स्वामिनी नाटक में हुआ है। हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ा दोस्तों। आपने कथा वस्तु, मैं आपको एक बात बता लेता हूँ कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की एक कथा वस्तु दे रखी होगी आपके यूनिट, हम कह सकते हैं आपके सीरीज अगर आप पढ़ रहे, तो अगर आप सिलेबस पढ़ रहे तो आप उसमें तो होगा ही, लेकिन सीरीज पढ़ रहे तो उसमें दे रखा होगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक की अगर कथा वस्तु को आपने संक्षेप में समझ लिया, संक्षेप में, तो आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों। इसमें से आने वाले सवालों पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं एग्जाम में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथा वस्तु जरूर पढ़ लीजिएगा, और किस किस पात्रों की कैसी कैसी चरित्र की विशेषता है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लीजिएगा अपने आप में। बताओ दोस्तों, अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो मैं भी आपके साथ में डिस्कशन कराने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं कल की क्लास में बड़ी क्लासें लूँगा, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। उस दोस्त के साथ में शेयर कीजिए जो आपके कॉलेज में पढ़ता है और आपका जिगरी साथी है, उसके साथ में शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि वो भी इस सीरीज का मौका उठा सके दोस्तों, फायदा उठा सके। चलिए ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद का सफल चित्रण हुआ है, तो किस प्रकार सफल चित्रण हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद किस प्रकार, चलिए आंसर क्या आएगी। पाश्चात्य नाट्य कला के अनुसार द्वंद अथवा संघर्ष नाटक का प्रमाण है। दोस्तों पाश्चात्य नाटक के अनुसार द्वंद या फिर ये संघर्ष, पाश्चात्य नाट्य कला के अनुसार द्वंद अथवा संघर्ष नाटक का प्रमाण है दोस्तों, प्राण है। तो इस जो नाटक हुआ है, ये नाटक ध्रुव स्वामिनी नाटक वैसे देखा जाए तो एक संघर्ष के आधार पर हुआ है। आपस में संघर्ष होता है, तो किस प्रकार संघर्ष हुआ है कि प्रसाद जी के नाटकों में द्वंद पर्याप्त मात्रा मिली है। दोस्तों जो प्रसाद जी के नाटकों में द्वंद पर्याप्त, जितने भी प्रसाद जी ने नाटक लिखे हैं वो कैसे द्वंद पर्याप्त मात्रा में नाटक मिलता है। तो इस दृष्टि से यदि ध्रुव स्वामिनी नाटक को देखा जाए, अगर हम प्रसाद जी द्वारा लिखे गए नाटकों और ये ध्रुव स्वामिनी नाटक, इन दोनों की तुलना करें, यानी इस दृष्टि में यदि ध्रुव स्वामिनी नाटक को देखा जाए तो नाटक का प्रारंभ भी द्वंद, आंतरिक द्वंद से हुआ है और सीधा तना हुआ। दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो प्रारंभ, स्टार्टिंग भी वैसे आंतरिक द्वंद से हुई है। अंतर्मन के द्वंद, यानी अंतर्मन के जो घृणा होती है, आपस में जो द्वंद संघर्ष होता है, तो उसी से स्टार्टिंग इस नाटक की हुई है और सीधा तना हुआ है। अपने प्रमुख की साकार कठोरता, अपना जो प्रमुख है उसकी साकार कठोरता, अभ्रभेदी जनमुक्त शिखर और इन शुद्र कोमल निरही लताओं और पौधों को इसके चरणों में लेटना ही चाहिए न। द्वंद के दोनों रूपों में आंतरिक और बाह्य इस ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रमुखता विद्यमान है। दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंतर और आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की जो नाटक की प्रमुखता है वो विद्यमान है।
अब हम इन द्वंद्वों के आधार पर ही ध्रुवस्वामिनी नाटक को देखेंगे। दोस्तों हम दोनों इस अंतर और बाह्य इन दोनों आधार पर ही हम नाटक पूरे नाटक को देखेंगे कि किस प्रकार आंतरिक द्वंद्व है। दोस्तों चलिए स्टार्टिंग किस प्रकार होती है आंतरिक द्वंद्व के साथ में। चलिए हम भी स्टार्टिंग करते हैं इस आंतरिक द्वंद्व की। दोस्तों आपके एग्जाम हो गए तो हम भी स्टार्टिंग करते हैं आपके युद्ध आपके एग्जाम के द्वंद्व की। ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रारंभ ही आंतरिक द्वंद्व से हुआ। आंतरिक द्वंद्व से ही ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रारंभ हुआ है। अतः यह सहज संभाव्य है यह सहज संभाव्य है कि आलोच्य नाटक में आंतरिक द्वंद्व की प्रधानता आलोच्य नाटक में आंतरिक द्वंद्व की जो प्रधानता है, ये हम कह सकते हैं इसमें आंतरिक द्वंद्व की प्रधानता है, बिल्कुल है। आंतरिक द्वंद्व का नाटक में अपना महत्व बाह्य द्वंद्व की अपेक्षा अधिक होता है। दोस्तों जो आंतरिक द्वंद्व का नाटक है इसमें अपना महत्व बाह्य द्वंद्व की अपेक्षा अधिक होता है। दोस्तों आंतरिक द्वंद्व जो होता है उस नाटक में और बाह्य द्वंद्व वाले नाटक में बहुत ही फर्क होता है। यानी कि आंतरिक द्वंद्व वाला नाटक है वो अधिक उपेक्षा होता है, एक अधिक उपेक्षित होता है। ठीक है, बाह्य द्वंद्व का संबंध तो पात्रों के वचनों कार्यों से। दोस्तों बाह्य द्वंद्व का कार्य तो क्या है, बाह्य द्वंद्व मतलब वचनों और कार्यों से, जिसके मूल में अंतः प्रेरणा ही कार्य कर रही। दोस्तों जिसके मूल में अंत प्रेरणा। दोस्तों ऐसा है कि बाह्य का अर्थ हुआ किसी वचन यानी किसी शब्दों को बोलना, किसी वचन को बोलना या फिर किसी कार्य को बोल कर करना। ठीक है, तो वो आ गया बाह्य द्वंद्व में। बाह्य द्वंद्व से जिसके मूल देखो लिखा हुआ कि बाह्य द्वंद्व का संबंध दो पात्रों के वचन कार्यों से है, जिसके मूल में अंतः प्रेरणा ही कार्य कर रही है। इसके मूल में जो बाह्य द्वंद्व है इसमें उसके मूल में इसकी जड़ में क्या प्रेरणा ही कार्य कर रही है। कभी कभी वह द्वंद्व सद असद वर्तियों के बीच में चलता है। दोस्तों सद और असद वर्तियों के बीच में ये द्वंद्व बाह्य द्वंद्व है वो चलता है। चलिए दोस्तों ध्रुवस्वामिनी नाटक को यदि समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए, ध्रुवस्वामिनी नाटक है उसको हम यदि समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें मानसिक आवेगों का प्रभावशाली द्वंद्व प्राप्त होता है। दोस्तों अगर हम ध्रुवस्वामिनी नाटक को समीक्षा की दृष्टि से देखें तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें मानसिक आवेगों का प्रभाव द्वंद्व प्राप्त हो। मानसिक आवेगों का द्वंद्व है वो प्राप्त होता है, क्योंकि जगह जगह पर पात्र मानसिक संघर्ष में रत दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों हर जगह देखते हैं पूरी इस ध्रुवस्वामिनी नाटक में देखते हैं कि जगह जगह हर जगह पर मानसिक संघर्ष की रत हमें दिखाई पड़ती है। इसलिए यह नाटक आंतरिक द्वंद्व प्रधान है हर जगह, क्योंकि यह हर जगह मानसिक संघर्ष में रत हमें मानसिक संघर्ष से रत युक्त नाटक की प्रेरणा। नाटक से हमें नाटक में ये दिखता है कि हर जगह एक आंतरिक द्वंद्व चलता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आंतरिक द्वंद्व की प्रधानता है। यदि रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को लेकर आंतरिक द्वंद्व से पूरी। दोस्तों रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी का पति है। ठीक है, तो जब ध्रुवस्वामिनी का पति रामगुप्त है, लेकिन रामगुप्त बिल्कुल वो कैसा है, एक कलंकी आदमी है रामगुप्त। ठीक है, तो वो ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त को अपना पति नहीं मानती है, तो उसमें क्या है एक आंतरिक द्वंद्व से पूरी थे। वो भी एक घटना कैसी आंतरिक द्वंद्व से पूरी थे, तो ध्रुवस्वामिनी भी उससे पीछे नहीं रही। दोस्तों ध्रुवस्वामिनी भी उससे पीछे नहीं रही। इस नाटक में सभी पात्रों की आंतरिक अवस्था का नाटककार ने मनोवैज्ञानिक आधार पर सूक्ष्म निरूपण प्रस्तुत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों यहाँ पर नाटककार ने मनोवैज्ञानिक आधार पर सूक्ष्म निरूपणों का जो प्रस्तुत करने में कोई कसर है वो नहीं छोड़ी। आंतरिक द्वंद्व के कारण ही यह नाटक इतना प्रभावी बनता है। दोस्तों आंतरिक प्रभाव के कारण यह नाटक है वो आंतरिक द्वंद्व के कारण यह नाटक इतना प्रभावशाली बन पड़ा है। नाटक के सारे सूत्र अंतर्द्वंद्वों द्वारा ही संचालित। नाटक के जितने सारे सूत्र है, सारे पात्र है वो अंतर्द्वंद्वों द्वारा ही संचालित होते हैं। सभी पात्र एक विचित्र प्रकार की उद्वेगमयी विषमता को लेकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। दोस्तों हर प्रकार से हम देखें, हर जगह देखें तो सभी पात्र वो एक विचित्र प्रकार की उद्वेगमयी विशेषता को लेकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ध्रुवस्वामिनी के पहले ही आत्मकथन से उसकी
बाह्य आंतरिक करुण परिस्थितियों का मार्मिक प्रत्यक्षीकरण पाठक या दर्शक को ही जाता है। चंद्रगुप्त के प्यार के लिए उसके मन में तीव्र द्वंद्व चलता है। दोस्तों चंद्रगुप्त का जो प्यार है उसके लिए, चंद्रगुप्त के प्यार के लिए उसके मन में तीव्र द्वंद्व वो चलता है। ठीक है, चलिए इस रामगुप्त उसका पति है, कौन? ध्रुवस्वामिनी का पति रामगुप्त है और वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, तो इसलिए चंद्रगुप्त के प्यार को पाने के लिए उसके मन में तीव्र द्वंद्व चलता है कि कब चंद्रगुप्त हाँ भरे और मैं उसके राज्य में जाऊं, उसके जीवन में एंट्री करूं। तो वैसी बात है। तो इस वृक्ष स्थल में दो हृदय, दोस्तों इस वृक्ष स्थल में दो हृदय हैं। क्या जब अंतरंग करना हाँ चाहता है, दोस्तों क्या जब अंतरंग हाँ करना चाहता है तो ऊपरी मन ना कहल देता है, कहलवा देता है। दोस्तों कहला देता है। जब वृक्ष स्थल दो हृदय है, दोस्तों वृक्ष स्थल, जब वृक्ष स्थल के दो हृदय होते हैं तो क्या जब अंतरंग हाँ करना चाहता, अंतरंग यानी अंदर से हाँ करना चाहता है, तो ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है, ये बात है। तो इसी प्रकार चंद्रगुप्त के मन में भी ध्रुवस्वामिनी को लेकर तीव्र अनुराग है। ध्रुवस्वामिनी को भी चंद्रगुप्त के प्रति अनुराग है, प्रेम है, और चंद्रगुप्त को भी ध्रुवस्वामिनी के प्रति प्रेम है, अनुराग है, जिसमें उसका हृदय संघर्षशील रहता है। इन दोनों जो पात्र है ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त, इन दोनों का हृदय वो कैसा है? संघर्षशील रहता है कि हम एक दूसरे कब मिले और कब अपने प्यार का अनुराग उठाए। इसका प्रमुख कारण उनके मन में ध्रुवस्वामिनी के प्रति प्रेम समस्या हुआ है। दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है, ये सब क्रियाक्रय हो रहा है, तो ये क्रियाक्रय ध्रुवस्वामिनी के प्रति प्रेम समाया हुआ, ध्रुवस्वामिनी के प्रति जो प्रेम है उस वही इसमें समाया हुआ है। उसका ध्रुवस्वामिनी के प्रति प्रेम अस्फुटित, कैसा? अस्फुटित है, यानी उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, अस्फुटित है। ठीक है, इसका एक कारण यह भी है कि ध्रुवस्वामिनी उसके बड़े भाई की पत्नी बन गई। दोस्तों ध्रुवस्वामिनी है वो उसके बड़े भाई की पत्नी बन गई है, तो ये भी इसका कारण है। उसका यह भी कथन उसके हृदय के द्वंद्व को स्पष्ट करता है। दोस्तों उसका एक कथन है और वो कथन उसके हृदय के द्वंद्व को स्पष्ट करता है। मैं आज ये स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुवस्वामिनी मेरी है। हाँ यह मेरी है, उसे मैंने प्रारंभ से ही अपने संपूर्ण वचना से प्यार किया है। मैं हृदय में गहन अंतस्थल से निकली हुई, मैं हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मुख स्वीकृति आज बोल रही है। मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय में सीनते देख रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो कि मैं नहीं अपनी आँखों और वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से सीनते हुए देख रहा हूँ, और मेरी वक्तांता पत्नी मेरे लिए ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील एक कपट मोह और प्रवचना है। मैं जो हूँ वही तो स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका, यह कैसी विडंबना है। विनय के अवतार में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? जो विनय के अवतार में मेरी जो कब तक ये कायरता है वो कब तक छिपा सकेगी? ठीक है, तो इस प्रकार उसका तीव्र दीर्घ मानसिक द्वंद्व उसके आगे यह कार्य को गति देता है। दोस्तों इस प्रकार उसके तीव्र मानसिक द्वंद्व उसके आगे के कार्य को गति देता है तथा रामगुप्त के वध की पृष्ठभूमि बनाती है। यह अंतर्द्वंद ही ध्रुवस्वामिनी को बाह्य द्वंद के लिए प्रेरित करता है। परिणाम स्वरूप वह ध्रुवस्वामिनी के साथ स्त्री वेश धारण करके शंकराज के यहाँ जाता है और उसका वध करता है। इसके साथ ही बाद में वह उन परिस्थितियों का ही निर्माण करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने आंतरिक द्वंद्व को लेकर ध्रुवस्वामिनी नाटक में पढ़ा कि आंतरिक द्वंद्व कब से स्टार्ट हुआ और कब से खत्म हुआ। दोस्तों ध्रुवस्वामिनी नाटक के स्टार्टिंग से आंतरिक द्वंद्व से ही स्टार्टिंग हुई और एंडिंग भी आंतरिक द्वंद्व से हुई है। दोस्तों चलिए बाह्य द्वंद्व किस प्रकार हुआ है ध्रुवस्वामिनी में वो देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में आंतरिक द्वंद्व के साथ बाह्य द्वंद्व भी प्रभावशाली रूप से प्रकट हुआ। दोस्तों क्योंकि ध्रुवस्वामिनी नाटक का संबंध राजतंत्र, ध्रुवस्वामिनी नाटक का संबंध किससे? राजतंत्र से। इसमें राजकीय उथल पुथल
अशांति, विद्रोह, संघर्ष का उद्घाटन देखने को मिलता है। संघर्ष का, अशांति, संघर्ष और विद्रोह का उद्घाटन में देखने को मिलता है। इसलिए बाह्य द्वंद्व का दिखलाई पड़ना सहज स्वाभाविक है। द्रुस्वामिनी नाटक में वह बाह्य द्वंद्व 3 रूपों में प्रकट हुआ। वह जो बाह्य द्वंद्व है वो 3 रूपों में प्रकट हुआ है। प्रथम प्रकार का द्वंद्व आदर्श चरित्रों और आदर्श विरोधी पात्रों के बीच चलता है। दोस्तों, प्रथम प्रकार का जो आदर्श है, प्रथम प्रकार का जो द्वंद्व है, प्रथम प्रकार जो पहला जो द्वंद्व है वो आदर्शों, चरित्रों और आदर्श विरोधी जो पात्र है उसके बीच में चलता है। इस प्रकार इस नाटक में एक और द्रुस्वामिनी, चंद्रगुप्त, मंदाकिनी है। तो एक और तो द्रुस्वामिनी, चंद्रगुप्त और मंदाकिनी, और दूसरी ओर रामगुप्त और शिखर स्वामी। ठीक है। एक और न्याय, साहस, करुणा, एक और न्याय, साहस, करुणा, हृदय की पवित्रता। तो दूसरी ओर अपकार, छल, निष्ठुरता, हृदय की कलुषता। नाटक का अधिकांश कलेश्वर उन्हीं संघर्ष एवं आदर्श विरोधी पात्रों की गतिविधियों से भरा पड़ा है। इस प्रकार द्वंद्व अथवा संघर्ष नाटक के आरंभ से लेकर अंत तक चलता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रथम प्रकार द्वंद्व का जो प्रथम प्रकार है, अब द्रुस्वामिनी नाटक में 2 प्रकार के द्वंद्व, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक हमने पढ़ लिया, और बाह्य की बात हो रही है। तो बाह्य द्वंद्व, पहला बाह्य द्वंद्व कौन सा है कि पहला बाह्य द्वंद्व चरित्रों, आदर्श विरोधी पात्रों के बीच चलता है। चरित्रों को लेकर कि वो ऐसा है और वो ऐसा है नहीं, उसके चरित्र, किसी व्यक्ति के चरित्र और उसके आदर्श विरोधी पात्रों में चलता है पहला। तो इस प्रकार इस नाटक में एक और द्रुस्वामिनी, चंद्रगुप्त, मंदाकिनी है। ठीक है। दूसरी ओर रामगुप्त, शिखर स्वामी। ठीक है। और एक और न्याय, साहस, करुणा, हृदय की पवित्रता है। तो दूसरी ओर अपकार, छल, निष्ठुरता, हृदय की कलुषता है। ठीक है। नाटक का अधिकांश कलेसर उन्हीं संघर्षों एवं आदर्शों विरोधी पात्रों की गतिविधियों से भरा पड़ा है। इसी प्रकार द्वंद्व अथवा संघर्ष नाटक की प्रारंभ से लेकर अंत तक चलता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि दूसरे प्रकार का द्वंद्व अथवा संघर्ष एक संस्कृति, जाति, राज, धर्म, वर्ग का संस्कृति, जाति। दूसरे प्रकार का जो द्वंद्व, पहले प्रकार का द्वंद्व हमने पढ़ लिया, तो दूसरे प्रकार का द्वंद्व है संघर्ष। दूसरे प्रकार संघर्ष एक संस्कृति, जाति, राज्य, धर्म, वर्ग का दूसरी संस्कृति, जाति, राज्य, धर्म एवं वर्ग के साथ विरोध दिखाकर प्रकट किया गया है। दोस्तों, राज्य, धर्म, वर्ग के साथ में विरोध करके प्रकट करके किया गया है। द्रुस्वामिनी नाटक में आर्यगुप्त और शकराज का संघर्ष इसी प्रकार है। आर्यगुप्त और शकराज का भी यहाँ पर ना जो संघर्ष है वो भी इसी प्रकार है, बाह्य द्वंद्व है। जब सम्राट रामगुप्त शकराज द्वारा संधि प्रस्ताव मांगे गए सभी उपहार देने को तैयार हो जाते हैं, तब वह बड़े हर्ष के साथ में खिंगल से कहता है कि क्या कहता है, खिंगल के साथ में क्या कहता है कि जब सम्राट रामगुप्त शकराज द्वारा संधि प्रस्ताव मांगे गए सभी उपहार देने को लिए थे। दोस्तों, जब रामगुप्त ने संधि प्रस्ताव मांगा तब उपहार देने के लिए तैयार हो गए, तब वह बड़े हर्ष के साथ में खिंगल से कहता है कि खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया है। खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया, अच्छा समाचार सुनाया है। आज देवी पुत्र की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होगी। उसकी पराजय का यह प्रतिशोध हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर, असभ्य, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बर के अनुकूल होगी। इस कथन से गुप्तों और संकों की बहुत समय से चले आ रहे संघर्ष का प्रकाश है वो पड़ता है। द्रुस्वामिनी नाटक में बाह्य संघर्ष का तीसरा स्वरूप, दोस्तों द्रुस्वामिनी नाटक में तीसरा जो बाह्य संघर्ष का स्वरूप है वो कौन सा है कि ग्रह कलह के अनुरूप मिलता है। द्रुस्वामिनी नाटक में रामगुप्त द्रुस्वामिनी का द्वंद्व पति पत्नी का द्वंद्व है। इसी प्रकार रामगुप्त और चंद्रगुप्त का द्वंद्व भाई भाई का द्वंद्व है। चंद्रगुप्त द्वारा चक्राज का वध और चंद्रगुप्त द्वारा चक्राज का वध और सामंत द्वारा राजगुप्त की हत्या बाह्य द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों, जब
यहाँ पर रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जो पति पत्नी है, तो इन दोनों का द्वंद्व है, वो किस में आएगा, बाह्य द्वंद्व में आएगा। और दूसरा एक यहाँ पर एक और द्वंद्व है कि भाई भाई का द्वंद्व है, चंद्रगुप्त के द्वारा सकराज का वध और सामंत द्वारा रामगुप्त की हत्या बाह्य द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष रूप में उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है। दोस्तों निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में द्वंद्व अथवा संघर्ष को स्थिति परिस्थिति के आधार पर स्थान प्राप्त। दोस्तों स्थिति और परिस्थिति के आधार पर ही ध्रुव स्वामिनी नाटक में स्थिति के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो द्वंद्व और संघर्ष इन दोनों में परिस्थिति के आधार पर स्थान है वो प्राप्त है। द्वंद्व अथवा संघर्ष की दृष्टि से प्रसाद जी कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक एक सफल कृति। दोस्तों जो प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा है तो वो एक सफल कृति के रूप में पेश हुआ है। दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। अगली क्लास रहेगी कल की क्लास दोस्तों, उसमें ऐसे सवाल रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंदाकिनी का चरित्र ध्रुव स्वामिनी का पूरक है। मंदाकिनी का जो चरित्र है वो ध्रुव स्वामिनी का पूरक है। किस प्रकार? इस कथन के आधार पर मंदाकिनी के चरित्र की विशेषता है। चित्र चरित्रण कीजिए दोस्तों। कल की क्लास ऐसी रहेगी क्लास जिसमें हम पूरी ये सीरीज दे रखी है, इस सीरीज पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। नो डाउट आपके सामने पूरी सीरीज पेश करवाएगी। आप अंत तक बने रहिए दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ में, एक कॉलेज ग्रुप के साथ में, कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों के साथ में ये तो एक काम कर लीजिए आप कि अपने कॉलेज में पढ़ने वाले साथी है उसके साथ में, अपना दोस्त है उसके साथ में शेयर करो और उसे भी इस सीरीज पढ़ने का मौका भी दो दोस्तों। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आपकी अगली क्लासों का आयोजन करता हूं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, बाय।